राम, वंदे मातरम, जय हिंद। आपने हमारे 5वें एपिसोड तक देखा कि कैसे नेता, उद्योगपति सब मिल करके और ख़ासतौर पे पार्लियामेंट, अंग्रेज़ी हुकूमत की पार्लियामेंट किस तरह से कानून बना करके हमको लूट रही है और हमारे बच्चों को अगले भविष्य, उनका भविष्य खराब कर रही है। और हम इसके पिछले एपिसोड में जब आपने देखा था कि जो हिल्टन यंग कमीशन जब इंडिया में आता है और उसने केंद्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना उनका मकसद होता है, और उस स्थापना से पहले जो पार्लियामेंट में बहस होती है, उस बहस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनके रखे गए प्रस्ताव की खूब निंदा भी की और उनका विरोध भी किया, जो कि उनके डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी दर्ज है, परंतु उनकी मानी नहीं गई। और बाकी जैसे आजकल चल रहा है उसी हिसाब से वहां पर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को दबा दिया गया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब लिखी रुपये की समस्या, तो उसको आप पढ़ सकते हैं मंगा करके, द प्रॉब्लम ऑफ मनी, रुपया। अभी हम इस रिजर्व बैंक की स्थापना और उसके दुष्परिणाम कि हमारी अर्थव्यवस्था पर उसका क्या दुष्प्रभाव रहा, ये समझना भी जरूरी है। तो इसलिए ये आप समझिएगा। भारत की तबाही और बर्बादी के लिए हिल्टन यंग कमीशन द्वारा रिजर्व बैंक की स्थापना, ये हम पेज नंबर 33 हो गया था, अभी 34 नंबर पेज पर है अपनी इस किताब के। रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, जिनके लेखक हैं घनश्याम वर्मा आचार्य जी, और सह लेखक के तौर पर मैं देवेंद्र बलहारा। नीडर इंडिया चैनल पर आप प्लेलिस्ट में इसके पिछले 5 भाग देख सकते हैं, और छठा भाग जो है वो अभी आपके सामने है। केंद्रीय बैंक की परिकल्पना सन 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। उनके अनुसार भारत के शोषण से प्राप्त धन को गुप्त रूप से ब्रिटेन भेजना और भारत को आर्थिक रूप से खत्म करके आर्थिक गुलाम बनाना था, जिसे ब्रिटेन के षड्यंत्रकारी अक्लबाजों ने हिल्टन यंग कमीशन गठित करके अर्थशास्त्र को खत्म करके अनर्थशास्त्र अपनाते हुए भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का सुझाव दिया। इस षड्यंत्र को भांपते हुए भारत के महान अर्थशास्त्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव का जबरदस्त विरोध किया था। यह स्टेटमेंट ऑफ एविडेंस टू द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी, यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टेटमेंट यहां दर्ज है। 1933 में स्वर्ण मान को खत्म करके महाशोषण और लूटपाट के बाद, यानी जो अभी हमने बताया था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वाला पॉइंट, अपने सुनियोजित षड्यंत्र के अंतर्गत हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन कर भारत में इसकी स्थापना की गई, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 यानी आरबीआई एक्ट 1934 के नाम से जाना जाता है, जो 1 अप्रैल 1935 से प्रारंभ होकर आज भी यही केंद्रीय बैंक के रूप में काम कर रहा है। रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की प्रस्तावना से ही स्पष्ट है कि ब्रिटेन के खजाने को भरने के लिए भारत में इस केंद्रीय बैंक को स्थापित किया गया। यह रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 आर्थिक गुलामी का दस्तावेज है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि, यानी कि इसको हाईलाइट इसलिए किया गया है आपको समझ में आए, कि विद्यमान मुद्रा पद्धति के आधार पर अस्थायी उपबंध करना और अर्थात वैध रुपया लेकर अवैध रुपया जारी करने का। वैध रुपया लेकर यानी आपकी ऊर्जा असल में जाएगी, कैसे? धन के रूप में जाएगी। धन क्या क्या आपसे, क्या आपको क्या लगता है कि जो ये मंडियां हैं ये आपसे मतलब जो गरीब आदमी है उन गरीब आदमी को कोटे से राशन देने के लिए बनाई गई थी? नहीं, आपका असली धन सुरक्षित करके और आपको उसके बदले नोट देने की आदत डालने के लिए बनाई गई थी। किसान इस खेल को नहीं समझ पा रहा है और आप लोगों को यह समझना पड़ेगा और समझाना भी पड़ेगा। इसलिए जनता सरकार मोर्चा से जुड़े हुए जितने साथी हैं वो सारे एपिसोड्स को ध्यान से सुने, पहले से लेकर के और आखिरी तक, ताकि जब आप गांव में जाए तो गांव वालों को बता सके कि ये मंडियां, जो खरीदारी, जो बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है, ये भारत की अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं है। भारत बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्था में नहीं चलता है, भारत ऊर्जा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर चलता है, जहां विनिमय ऊर्जा के बराबर ऊर्जा का रहता है। उस पे हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग उस माइंडसेट के लोग तैयार कर रहे हैं या इकट्ठा कर रहे हैं जो कम से कम इतनी बातों को तो समझते हो। इसीलिए ये जो चर्निंग है ये जारी है दिमागों की। तो
ब्रिटेन की सरकार ने रिजर्व बैंक के द्वारा भारत की समस्त प्राकृतिक संपदा पर अपना कब्जा करने और भारत को अवैध रुपए द्वारा शोषण करने और भारतीय जनता को मारने मरने के लिए बनाया गया एक्ट है, जिसकी भाषा अस्पष्ट है और शब्दों का मकड़जाल है, जिसमें ब्रिटेन का हित और भारत का सिर्फ और सिर्फ सत्यानाश यानी अहित है। इसमें ये चीजें बहुत साफ साफ शब्दों में दी गई हैं जो ये हमने दिया हुआ है, यानी इस अधिनियम के अंदर क्या लिखा हुआ है। जब हम 59 पॉइंट इस पे जाते हैं कॉइनेज एक्ट 1906 वाले में, इन द इंडियन कॉइनेज एक्ट 1906 फॉर सेक्शन 11 द फॉलोइंग सेक्शन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, नेमली gold coins coined at His Majesty's Royal Mint in England or any mint established in the pursuance of the proclamation of His Majesty as a branch of His Majesty's Royal Mint shall not be legal tender in the British India in payment or on account, but such coins shall be received by the Reserve Bank of India at its offices, branches and agencies in India at the bullion value of such coins calculated at the rate of 8.4752 grains troy of the fine gold per rupee। और कमाल की बात यह है, यानी इस पार्ट को अगर आपने समझा, वो कहते हैं कि वो हिज मैजेस्टीज रॉयल मिंट शैल नॉट बी द लीगल टेंडर ब्रिटिश इंडिया पेमेंट, वो लीगल टेंडर ही नहीं रहेंगे। लेकिन अगर बैंक में जो देने जाओगे सोना और चांदी के जो रुपए हैं उनको ले लेंगे वो। और यहां पर वो बता रहे हैं कि क्या है उनका अधिनियम की उनकी प्रस्तावना क्या है। अगर हम इसके सांख्यिकांक 2 देखें 1934 का, तो बैंक नोटों के निर्गमन करने और भारत में मुद्रा स्थिति को सुदृढ़ता बनाए रखने की दृष्टि से आरक्षित राशियों का रखा जाना नियंत्रित करने के लिए, यानी कि वहां रिजर्व कितना रखा उसको नियंत्रित, उसको कंट्रोल करने के लिए, और समष्टिगत रूप से भारत की करेंसी और प्रत्यक्ष अव्यवस्था को देश के लाभार्थ चलाने के लिए भारत के लिए एक रिजर्व बैंक गठित करना समाचीन है। यानी इंग्लैंड की जो अर्थव्यवस्था है उसकी व्यवस्था को देश में लाभार्थ चलाने के लिए, आई बात समझ में, देश की करेंसी और प्रत्यय व्यवस्था को देश के लाभार्थ चलाने के लिए, इंग्लैंड के लाभ में चलाने के लिए भारत में रिजर्व बैंक का गठित करना समीचीन है। और संसार की मुद्रा पद्धतियों की वर्तमान अव्यवस्था में यह अवधारित करना कि भारतीय मुद्रा पद्धति के लिए स्थायी आधार के रूप में क्या यथोचित रहेगा संभव नहीं है, किंतु विद्यमान मुद्रा पद्धति के आधार पर अस्थायी उपबंध करना और भारत के लिए सबसे उपयुक्त मुद्रा मान के प्रश्न को उस समय सोचे जाने के लिए छोड़ देना समीचीन है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति इतनी स्पष्ट और अस्थायी हो जाए कि स्थायी उपाय करना संभव हो। अतः एतत् निम्नलिखित रूप में अधिनियम किया जाता है। यानी ऐसा घुमा फिरा करके आपके सामने रख देंगे कि आपको मालूम ही नहीं चलेगा। इस भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के प्रावधानों के रहते हमारे भारत के संविधान की मूल अवधारणा कौन सी, हम नागरिकों के मूल अधिकार और हमारे जीने के अधिकार का कोई मतलब नहीं रह गया। यानी हमारा जो जीने का अधिकार है उसको भी ये रिजर्व बैंक का जो एक्ट है वो चैलेंज करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 जिस समय लागू किया गया उस समय उसके मूल एक्ट की धारा 56 के अनुसार प्रति रुपया 8.47512 ग्रेन्स या 549 मिलीग्राम सोना था। फिर 1940 में चांदी के वैध रुपए जिसे गवर्नमेंट रुपया के नाम से जाना जाता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कूटकरण करके रुपए को विकृत कर दिया, जिसका प्रमाणिक दस्तावेज रिजर्व बैंक एक्ट 1934 और कॉइनेज एक्ट 1906 का कूटकरण करके बनाया गया संशोधन एक्ट नंबर यानी कि जो अमेंडमेंट एक्ट नंबर 6 1940 गवर्नमेंट रुपए के कूटकरण का प्रमाणिक दस्तावेज है। यानी 1940 में दोबारा से रुपए का कूटकरण किया गया और 19 जो कॉइनेज एक्ट को भी फिर तोड़ा गया, जिस टाइम पर ये कह रहे हैं कि जिस टाइम धारा 56 ही जो मैंने अभी पढ़ा था अंग्रेजी में, तो उसको आप देखेंगे तो उस टाइम पे उन्होंने यही दिया हुआ था कि भाई 8.4752 ग्रेन्स जो ट्रॉय, जो अभी आप देखेंगे ना पीछे जाएंगे यहाँ पर जो था वो 8.47512 ग्रेन्स ट्रॉय ऑफ द फाइन गोल्ड पर रुपी। तो यही चीज के ये उसका प्रमाणिक दस्तावेज है। वो दस्तावेज हमने सारे के सारे लगाए हुए हैं। और सबसे कमाल की बात क्या है कि अगर नेचुरल जस्टिस डिनाई हो रहा है तो जितने भी अमेंडमेंट किए गए हैं, जितने भी कानून बनाए गए हैं, सारे नल एंड वॉइड हो जाएंगे।
क्योंकि जजों की औकात नहीं है। अभी एक जज पकड़ा गया ना, उसके घर में रुपए पकड़े गए। भ्रष्ट जज आपको न्याय कैसे दे सकते हैं? न्याय व्यवस्था तो आपको फिर अपनी बनानी पड़ेगी। देशवासियों को सोचना पड़ेगा ना कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी न्याय व्यवस्था कैसी हो जो सबको बचाने का काम करे। तो इस दिशा में तो आपको सोचना पड़ेगा ना सभी लोगों को कि भाई हम क्या करें इसके अंदर। बताएंगे इस पे आने वाले समय में, हम न्याय व्यवस्था पर भी आपको चर्चा करके देंगे। सूचना के अधिकार के अंतर्गत रिजर्व बैंक की गोलमाल रद्दोबदल सामने आया। कैसे? जब यानी कि हमने जब आरटीआई डाली, अब इस रद्दोबदल का समझना है। यानी अब यहां से देखिए, अभी तक के सारे कानून हमने आपको बताए कि कौन से कानून से कैसे कैसे लूटपाट की गई। सबसे बड़ा कमाल यह था कि जिस पार्लियामेंट ने उन कानूनों को पास किया, उस पार्लियामेंट को नेचुरल जस्टिस तोड़कर उन कानूनों को पास करने का अधिकार ही नहीं था। और वो सारे कानून भारत के संविधान के मूल अवधारणा के ही खिलाफ हैं। तो उनको नल एंड वॉइड होना ही पड़ेगा यदि देश की जनता इस पे सवाल उठाती है, खड़ी होती है, समझ अपनी पैदा करती है। एक एक आदमी को, यानी जिसका भी कर्जा है, जो कर्जा दे रहा है, उसको ये समझना पड़ेगा कि वो कमा रहा है भारतीय रुपया और उसे जो पेपर करेंसी के रूप में मिल रहा है वो ब्रिटिश रुपया है। बस आपने लोन मांगा रुपए में, भारतीय रुपए में, आपको मिला ब्रिटिश रुपए में, और आप चुकता कर रहे हो किस्तों में भारतीय रुपया। भारतीय रुपये का कूटकरण आज तक नहीं हुआ, गवर्नमेंट रुपए का कूटकरण हुआ है। वो गवर्नमेंट रुपए की कोई वैल्यू है नहीं, तो बिना वैल्यू का रुपया देकर आपसे असली धन लिया जा रहा है। बस अगर आप ये समझ लो तो खेल समझ में आ जाएगा कि कर्जा कितना बड़ा गेम है, कर्जा कितना बर्बादी करने का रास्ता है। हमने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत 22/2/2016 को मांगी गई सूचना के प्रश्न संख्या 4 द्वारा सूचना मांगने पर कि भारतीय रुपया 1 अप्रैल 1935 से आज की तारीख तक कितनी बार अवमूल्यन किया गया। 2016 में पहली बार, और दिनांक सहित अवमूल्यन प्रतिशत के रूप में बताओ आप हमारे को। तो लिखित रूप से जो जवाब आया 18/3/2016 को, तो वो ये था, आजादी के भारत से भारतीय रुपये का अवमूल्यन 1949 से 1966 और 1991 में हुआ है। 3 बार हुआ है। 22 सितंबर 1949 को पाउंड स्टर्लिंग का अवमूल्यन के फलस्वरूप स्वचालित रुपए का 30% अवमूल्यन हुआ। 1960 में भारत के बाह्य क्षेत्र में तनाव और गंभीर सूखे और पश्चिमी देशों से सहायता बंद होने की वजह से और बढ़ गया। इसके कारण 6 जून 1966 में रुपए का 36% अवमूल्यन किया गया। आरबीआई की हिस्ट्री वॉल्यूम 1951 से 1968 में इसका पूरा विवरण दिया हुआ है। बड़े बजट घाटे और खाड़ी युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के कारण बढ़ते आयात और बिल की वजह से भारत को 92 में भुगतान संतुलन का सामना करना पड़ा, और इस कारण रुपए की विनिमय दर 2 चरणों में करीब 1% और 11% अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में 1 और 3 जुलाई 1992 में अवमूल्यन किया गया। मुद्रा और वित्त की 2001-2 की रिपोर्ट आरबीआई ने इसके साथ में वो किया, संलग्न किया। यानी अब आपके सामने मैं आपको ये खेल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो अर्थशास्त्री नहीं अनर्थशास्त्री होगा, जिनको स्कूल कॉलेज के अंदर गलत अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है, यानी असल में अनर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है अर्थशास्त्र के नाम पर, वो प्रोफेसर और वो पढ़े लिखे तथाकथित पढ़े लिखे लोग वो आपसे पूछेंगे कि ये तो फिएट मनी होता है, ये तो रुपया फ्लोट किया जाता है जब भी किया जाता है। यानी कि अभी अगर महंगाई आएगी, यानी अभी अगर बीमारी आ जाए, महामारी कैसे आई महामारी, अब तो आपको मालूम है ना कि महामारियां कैसे लाई जाती हैं, युद्ध कैसे थोपे जाते हैं, ये हालात कैसे किए जाते हैं, जैसे ट्रंप जो कर रहा है, ये पूरा प्लानिंग और स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है। तो इसलिए कोई भी कारण, महामारी हो, युद्ध हो, बाढ़ हो, सूखा हो और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन हो, यदि आप सरकार को इमरजेंसी लगाने की परमिशन दे देंगे तो सरकार समय समय पर इमरजेंसियां लगाती रहेंगी, और इमरजेंसियां लगा करके वो नेचुरल जस्टिस को डिनाई करती रहेंगी और आपको लूटती रहेंगी, खसोटती रहेंगी, और आपके रुपए को ऐसे ही वैल्यू जीरो करती रहेगी। ये कह रहे हैं कि पहली बार जब किया गया 1949 को स्टर्लिंग का अवमूल्यन के फलस्वरूप, यानी कि उधर से जो ब्रिटेन का जो रुपया था उसका अवमूल्यन हो गया, तो भारतीय रुपए को करना पड़ा 30%। 30% का मतलब है कि 3 गुना वैल्यू बढ़ गई उनके सोने की वैल्यू 3 गुना बढ़ गई ना, 30 या 90 होता है, 33% के करीब बन गया।
जब तनाव होगा बाह्य क्षेत्र में यानी बॉर्डर पे, गंभीर सूखा आ जाएगा और पश्चिमी देशों से सहायता बंद, यानी जब उस टाइम पे याद हो आपको, ये उस दौर की बात है जब लाल बहादुर शास्त्री जी जिंदा हैं और वो जय जवान जय किसान का नारा बुलंद करते हैं और ताशकंद समझौते में उनकी रहस्य में मौत हो जाती है, जब वो भारत के लोगों को कहते हैं कि हम उनकी डिपेंडेंसी स्वीकार नहीं करेंगे और हम उनकी निर्भरता स्वीकार, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, और उसी टाइम उनको मार दिया जाता है। ये उसी दौर की बात है। सूखा उस टाइम पे है, और सूखा मैंने आपको पहले बताया है 1945 से लेकर 50 तक इन लोगों ने आर्टिफिशियल तरीके से भूकंप लाने की, सूखा, बाढ़ लाने की, मौसम खराब करने की, बिजली गिराने की, बादल फट जाए उस तरह की, और ब्रेन प्रोग्रामिंग की, माइंड कंट्रोल की, इन सब की एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के ऊपर जो लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे वो यही थे, जो युद्ध अपराधी जिनको बोला करके उनको गिरफ्तार करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे वो यही थे। ये सब जो आज हो रहा है ये पिछले विश्व युद्ध में वो पहले ही ट्राई कर चुके हैं, और इस वजह से उन्होंने उस टाइम पे 1966 में किया 36%, 36.5%, और फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में अवमूल्यन किया गया, यानी कभी ब्रिटिश स्टर्लिंग के, कभी युद्ध के नाम पर और कभी अमेरिकी डॉलर के नाम पर, यानी कि आपको बताए बिना, सरकार आपसे पूछे बिना ये सब कर रही है। और उसमें करती क्या है वो कि जैसे उन्होंने कहा कि 35% हमने उसमें अवमूल्यन किया, तो इसका मतलब है लगभग 3 गुना करेंसी ऐसे ही छाप के बिना उसके सोने के, और वो फ्लोट कर देंगे मार्केट के अंदर। तो अब आपके पास जो चीज की वैल्यू है, यानी अगर 1966 में अगर आपकी जमीन का जो रेट है वो 1 लाख रुपए में अगर 1 एकड़ जमीन मिलती है, तो वो जमीन का रेट आज के टाइम पे 30 या 40 लाख का प्रति एकड़ होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जमीन तो वही है, उसमें अनाज भी उतना ही पैदा होता है, पैदावार भी वैसे ही रह गया है। अभी पेस्टिसाइड यूरिया डालोगे तो उसके अंदर वो हो जाएगा, तो जहर भी तो बन गया ना, वो उल्टा, वो अल्टीमेटली तो उसका नुकसान वही है। अगर आप जहर खाएंगे तो फिर बीमार होंगे, तो वो सारा पैसा फिर डॉक्टरों को देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली पैदावार उतनी ही है उस जमीन की, तो उतनी पैदावार की अब 30 लाख की मेहनत करनी पड़ेगी। आपको तो मेहनत 30 लाख की करनी पड़ी ना, पहले वो 1 लाख की मेहनत में हो जाता था, अब 30 लाख की मेहनत में। तो आपकी मेहनत को 30 गुना खाया गया ऐसे रुपया का जो नोट है वो मार्केट में फ्लोट करके, इसको समझना। इसी उत्तर के संदर्भ में फिर 13/5/2016 को प्रश्न संख्या 5 और 6 में सूचना मांगी गई कि भारतीय रुपया और पाउंड स्टर्लिंग के आपस में क्या संबंध है, जिससे 22 सितंबर 1949 को पाउंड स्टर्लिंग के अवमूल्यन के फलस्वरूप 30.5% अवमूल्यन स्वचालित रूप से हुआ, और ये सूचना के रूप में प्रकट करें। यानी देखो, उन्होंने कहा कि भाई हमने तो जो है ना, पहले ये ऊपर बोला ना कि हमने स्टर्लिंग के कारण जो है वो 30% जो है 30.5% अवमूल्यन कर दिया। फिर वर्मा जी ने फिर से क्वेश्चन डाला कि भाई ऐसा क्या संबंध है भाई उसमें हमारे वाले में। तो फिर उसका जो जवाब है, इसका उत्तर जो है रिजर्व बैंक द्वारा भेजा गया, वो ये कहा गया, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिन नवंबर 1949 में उल्लेखित है कि भारत सरकार की अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहमति से 22 सितंबर 1949 को रुपए का अवमूल्यन स्टर्लिंग के मूल्य के बराबर करने की घोषणा की थी। यह भी घोषणा की गई थी कि अमेरिकी मुद्रा के संदर्भ में रुपए का मूल्य 30.225 सेंट से परिवर्तित होकर 21 सेंट होगा, और सोने के संदर्भ में रुपए की तुलना में शुद्ध स्वर्ण का मूल्य 0.268601 से परिवर्तित होकर 0.186621 ग्राम होगा, और रुपए और पाउंड स्टर्लिंग की विनिमय दर अपरिवर्तित रहेगी। इस तरह रुपए का कूटकरण करते करते जिस रुपए ने सन 1990 तक प्रति रुपया 0.118489 ग्राम सोने का हिसाब था, उसे सन 1991 में खत्म करके रुपए को बाजार के हवाले कर दिया, और यह गवर्नमेंट रुपया सोने से लगभग शून्य है। यानी आज जो गवर्नमेंट रुपया है वो बाजार के हवाले कर दिया कि भाई रुपये की वैल्यू घट गई। रुपया कमोडिटी नहीं है भाई, रुपया तो किसी वस्तु के मूल्य मापने का एक मापक है, उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता, रुपये का कोई मूल्य थोड़ी हो सकता है। तो इसको 30/5/2016 को जो सूचना मांगी गई थी कि भारतीय रुपए के अवमूल्यन का प्राधिकार देने वाले अधिनियम, नियम और आदेश की सूचना देना। कमाल की बात यह है, ये प्रश्न आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हमने इसकी वैल्यू को हमने घटा बढ़ा दिया था। अब सवाल ये आया, क्या भारत में किसी को इस अवमूल्यन का अधिकार है? भाई देखो, चलो हमने ये मान लेते हैं कि तुमने देश को बचाने के लिए सब किया,
तुमने तो सब कुछ जो किया वो देश को बचाने के लिए किया। आप कह रहे हो कि भाई नहीं तो अस्थिरता आ जाती, भूकंप आ जाता, बाढ़ आ जाता, या जो भी होता। भाई उस टाइम पे चलो बचाने के लिए आपने रुपए, जो पैसा था, फिएट मनी थी, वो फ्लोट कर दी मार्केट के अंदर, लेकिन बाद में तो वो सोना पूरा करना था। अगर आपने बाद में वो सोना पूरा नहीं किया तो इसका मतलब आपने रुपए का कूटकरण कर दिया। अगर आपने कूटकरण किया तो कूटकरण का अधिकार आपको होना चाहिए। तो वो कौन सा कानून है जिसके अंतर्गत आपको अधिकार प्राप्त है? तो जी उसका जवाब क्या आता है कि जी यह सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। आपका प्रश्न वित्तीय बाजार परिचालन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। उसके बाद फिर उसी संदर्भ में हमने जानकारी मांगी। 25 मई 2016 के पत्र का संदर्भ लें तो उसने बोला हमारे पास सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर वो कहते हैं कि ये अगस्त 2016 को बोलते हैं ये प्राधिकार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अधीन इसका प्राधिकार यानी इसका अधिकार। इस उत्तर से हम संतुष्ट नहीं हुए, अपील करके फिर पहुंचे कि किस धारा में यह उल्लेखित है। तो फिर 16 अप्रैल 2018 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि हमें सिर्फ इतना जानना चाहा कि रिजर्व बैंक एक्ट की कौन सी धाराओं में अवमूल्यन का उल्लेख है। तो रिजर्व बैंक का कोई जवाब संतोषजनक नहीं आया। इसके कारण फिर बताया गया कि भाई क्षेत्र में तनाव, सूखा या बंद होने के बजट घाटा, यानी उन्होंने क्या क्या कहा कि बाह्य क्षेत्र में तनाव यानी बॉर्डर पर जो है वो तनाव था, गंभीर सूखा, पश्चिमी देशों में सहायता बंद होने और बड़े बजट घाटे, खाड़ी युद्ध, आयात बिल भुगतान आदि कारणों से अवमूल्यन किया गया। यह भ्रमित करने वाला है और हास्यास्पद बहाना है। रिजर्व बैंक के अवमूल्यन के कारण और निवारण को एक उदाहरण में समझे। यानी कि इसको आपको कैसे समझना है, जिस आदमी को रुपए के अंदर घुसना आ गया, जैसे वर्मा जी घुसे, उन्होंने कहा कि जो आपने कहा है ना ये हास्यास्पद है, ये नहीं चलेगा भैया, ऐसे नहीं चलेगा। तो इसका एक उदाहरण दिया गया है। उदाहरण कैसे है? आज सुबह सोकर उठने के बाद मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, मुझे सर्दी, जुकाम, बुखार, सरदर्द आदि हो जाता है। उसी समय हमारे एक शुभचिंतक आते हैं और हमसे हालचाल होता है। उस दौरान हमने उनसे कहा क्या कहूं, आज जब से सोकर उठा हूं मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है, आज का दिन और समय अच्छा नहीं है। तो उस शुभचिंतक ने कहा कि आप कुछ उपाय करो जिससे आप ठीक हो जाओ। यह कहकर शुभचिंतक चले गए। तब हमने एक उपाय सोचा। हमने अपने समय की मापक घड़ी को लिया और हमने उस घड़ी के समय, दिन और अवमूल्यन समय को कुछ दिन आगे या पीछे कर दिया। समझे ना? ये कह रहे हैं, वर्मा जी कह रहे हैं कि भाई सुबह सुबह जुकाम हो जाए और मैं दिमाग में, और सामने वाला जो या मैं खुद ये कह रहा हूं आज का तो दिन ही खराब है, तो घड़ी पकड़ो और दिन को बदल दो। कहो कि आज 25, जैसे आज 25 तारीख है, 25 मार्च 2025 है अभी, तो मेरा आज का दिन खराब है, दिमाग खराब है, सब जगह चारों तरफ वो हो रहा है, दुश्मन नई नई वीडियोस बना रहे हैं, अपना एक कोई भी आदमी आके फेसबुक पर कचरा कर रहा है, वो कह रहा है कैसे होगा कैसे होगा, मतलब कोई भी घर पे बैठा बैठा अपना बकवास कर रहा है और मैं उस दिमाग पे टेंशन ले लेता हूँ। टेंशन लेकर के कहता हूँ नहीं आज इन कुत्तों को मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसा करके कुछ सोचने लग जाता हूँ और मैं कहूँ कि आज का तो दिन ही खराब है, सब लोग लगे हुए हैं फेसबुक पर हमारे खिलाफ लिखने के लिए। उस दिन मैं सोचूं कि चलो दिन ठीक करना है तो आज की तारीख घड़ी में पकड़ के मोबाइल में 26 कर देता हूँ, क्या उससे दिन ठीक हो जाएगा? नहीं, वो यही कह रहे हैं। वर्मा जी कहते हैं भैया जी ऐसे नहीं होगा। तो हम क्या हमारा समय बदल जाएगा? बदल गया? क्या हमारी बीमारी, सर्दी, जुकाम ठीक हो जाएगी? क्या हमारे अच्छे दिन समय आ जाएंगे? क्या समय भी मापक घड़ी के घंटा, मिनट, मानक, दिन, महीने, साल को अवमूल्यन या परिवर्तित या कूटकरण कर दें तो क्या मेरा समय बदल जाएगा? 100% जवाब होगा कि जिस प्रकार समय का अवमूल्यन करने से हमारा समय और दिन ठीक नहीं होगा, हमने समय की मापक घड़ी में बदलाव उस घड़ी को खराब कर दिया जिससे वह घड़ी अब समय का गलत मापन शुरू कर देगी। मैंने दिन 26 बदल दिया तो कल को फिर वो 26 वाली तारीख को 27 बताएगी, 27 वाली को फिर 28 बताएगी, पूरा गड़बड़ हो गया। अगर मैंने एक दिन पहले का ले आया कि कल का दिन अच्छा था, मैं तारीख को बदल के पहले वाली पे कर देता हूं तो वो गलत तारीख बताना शुरू कर देगी। तो यानी कि जितने आगे दिन आएंगे सबके तारीख गलत बताएगी, है कि नहीं? ये कहने का ये मतलब है। इससे अर्थशास्त्र की भाषा में समय का संकट पैदा हो जाएगा। यदि हम इसको देखें कि यदि ये पंगा हम कर दें घड़ी के साथ तो समय का संकट पैदा हो जाएगा। तो समय का संकट पैदा, अगर यही काम रुपए के साथ कर दें तो अर्थ का संकट पैदा हो जाएगा। इसीलिए आज बैंकों के पास भी नोट नहीं है और जिसने कर्जा ले रखा है उसके पास भी नहीं है, और जिसने कमाई कर रखी है बैंक में तो पड़ा हुआ होगा डिजिट, लेकिन नोट घर में नहीं है, धन नहीं है, सोना और चांदी नहीं है। इस तथ्य से यही होगा कि महंगाई बढ़ेगी और बढ़ेगी,
इस प्रकार ये सारा, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा जिन कारणों को बताते हुए कूटकरण किया गया, उन कारणों का कूटकरण से निवारण हुआ कि नहीं हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपने जो कारण बताए थे क्या वो अब ठीक हो गए हैं। अब जो है रुपया स्टेबल हो गया, या अब बाहर जो है बॉर्डर पे तनाव नहीं है, अब जो है वो डॉलर जो है उसके मुकाबले अब तो नहीं कर रहे हो ना, अब तो आयात ठीक चल रहा होगा ना। इन सवालों के जवाब भारत और भारत सरकार को देना चाहिए था कि नहीं। वैध रुपए का संचालन प्रकृति द्वारा संचालित होता है और अवैध रुपए का संचालन व्यक्तियों द्वारा संचालित होता है। अब आप बता दो कि भैया जी आप क्या चाहते हो, आप वैध रुपए में चाहते हो अपने बच्चों को आगे का जीवन देना, या अवैध रुपए में चाहते हो। ये तो आपको ही तय करना पड़ेगा ना भाई मेरे साथियों। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस तरह का समाज अपने बच्चों को देना चाहते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यदि आपने इस खेल को नहीं समझा तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा आपके। इसलिए हम ये 38 पेज तक इस पार्ट 6 में कंप्लीट करते हैं। अगला जो पार्ट होगा सूचना और अधिकार के नियम में, वो जो हम आरटीआई का डिटेल आपको बताएंगे कि कौन सी आरटीआई से इस जो रिजर्व बैंक की झूठ और रद्दो बदल का जो खेल है इसको कैसे पकड़ा गया, वर्मा जी ने कैसे पकड़ा, इसके बारे में हम अगले 7वें पार्ट में बताएंगे, जो आपको पेज नंबर 38 हो गया है। 39 नंबर पेज पर हम लोग जाएंगे और तब आपको जानना होगा कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरह से इसको इस चाल को हम समझेंगे। तो इस समझने के लिए आप लोग जुड़े। आपने 6 पार्ट देख लिए हैं, 6 के 6 शुरू से लेकर अब तक देखिएगा, पॉइंट्स नोट कीजिएगा, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालिएगा, लोगों को बताइएगा। निडर इंडिया चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। देवेंद्र बलारा फेसबुक पेज है, उस पर आप जाकर के जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग से संबंधित दूसरी जानकारियां ले सकते हैं। आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।